Good morning, students. First of all, let me ask you, how are you? And how this our new system of online going, ये जो नया तरीका हमने स्टार्ट किया है, पहले बच्चों ने कहा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले हम एक आईडी भेजते थे, अब इस क्लास से आपको कैसा लग रहा है? तो ज़रूर मुझे मैसेज कर दें या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। और भी कोई, जैसे रविंद्र सिंह ने मुझे बोला था कि सर मुझे इसकी समरी या थीम चाहिए, ऐसे भी जिसको भी कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द ग्रुप। और इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए है, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। ओके, सो अगेन वी रिज्यूम विथ अवर पोएम द होप। तीसरा पार्ट था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, दिस पोएम इज़ बिट डिफ़िकल्ट। वाई डिफ़िकल्ट? बिकॉज previously what the four poem which we had learned, they were very easy to learn because the language of that poem was very simple. But here in this poem the language is bit psychological, you can say typical, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। So let's start with the poem. As you can see the hope, पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुका था, फिर भी हम वापस स्टार्ट करते हैं एक बार, क्योंकि मेरी एक आदत है कि आप हो सकता है कोई क्लास आपने मिस कर दी हो, तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, यहाँ से हमने कर लिया था। होप को लोगों ने सब अलग अलग नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ उसे उम्मीद बताते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ उसको भविष्य से संबंधित बताते हैं। सम अदर्स थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ उसे उपकार की तरफ किया गया एक बढ़ाया गया कदम मानते हैं। बट टू मी होप इज़ क्रिएशन ऑफ सोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कवि ये सोचता है ये आत्मा की उत्पत्ति है। उम्मीद क्या है? आत्मा की उत्पत्ति है। यह इसको हम ये कह सकते हैं कि हम जो महसूस करते हैं, है ना, सकारात्मक चीज़ को जो महसूस करते हैं उसी को हम उम्मीद कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मीद। जबकि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारे मन में पहले पता चल जाता है देयर इज़ समथिंग गुड टू बी गोइंग टू हैपन, तो हमारी तरफ ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। तो इसीलिए पोएट ने क्या कहा है? टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस प्लेजरसम, क्योंकि वो क्या बनाती है? हमें खुश बनाती है। जब हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। एंड लिव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, चेहरा खुश हो जाता है, जोश भर जाता है और हम खुशी के मारे उछलने लगते हैं। फिर आगे बताया गया था, इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और भूतकाल में भी हम अभी तक क्यों बचे हुए हैं? उम्मीद के कारण ही बचे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी उम्मीद टूट जाती है, कभी कभी हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम उम्मीद नहीं छोड़ते। वी कीप ऑन ट्राइंग, वी कीप ऑन मेकिंग अवर एफर्ट्स, हमारी कोशिशें करते रहते हैं तो हमको सफलता मिल जाती है। सो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम भूतकाल में इसी उम्मीद के कारण, भूतकाल से अभी तक इस उम्मीद के कारण ही बचे हुए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर ऑफ होप, और हम उसी भूतकाल के आधार पर हम भविष्य का भी अंदाज़ा लगाते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपने सोचो कि पूरे महीने भर अगर आपने 100 रुपये बचाए तो आपका महीने का कितना हो गया? राइट, कितना हो गया? 3000 रुपीज़। तो अब आप भविष्य का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? कि आप अंदाज़ा लगाएंगे अगले महीने भी मैं 3000 बचा लूँगा, क्योंकि भूतकाल ने आपको अंदाज़ा दे दिया, तो उसी उम्मीद से आप भविष्य का भी अंदाज़ा लगाते हैं। देन फिर हम बताए थे, और जब हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद ऐसी होती है कि हमारे मन में कोई नकारात्मकता नहीं आती है। हमको लगता है कि हम भविष्य में कोई काम भूतकाल के आधार पर कर पाएंगे। सो होप किल्स नेगेटिविटी, इस लाइन को बार बार याद करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। होप किल्स नेगेटिविटी, होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। इनसाइड एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमको खामोश और शांत कर देती है। फिर कल इसमें भी देखिए, इस बुक की एक विशेषता बहुत अच्छी है कि जब भी हम कोई भी पोइट्री पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें भी एग्जाम्पल्स है। कल मैंने आपको बताया था बर्ड का एग्जाम्पल, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, वो उम्मीद ही है जो पक्षी को उड़ाती है। पक्षी उड़ता क्यों है? अलग आस लेकर के, अलग होप लेकर के उड़ता है। द बर्ड फ्लाइज इन द होप टू फाइंड फूड फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने के लिए वो निकलता है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ठीक है, ये होप हो गई। लेकिन उसको खाना नहीं मिला तो वो अपने एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने देता है, तो क्या करता है?
एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। तो वो अगर वापस भी आता है तो वो क्या सोच के जाता है, पहले खाना, और खाना नहीं मिलेगा तो अपने घोंसले के लिए तिनका या कुछ घोंसला बनाने का सामान उठा के लाएंगे वो। सो दे डोंट वेस्ट देयर एफर्ट्स, वो नाउम्मीद नहीं होते। एंड ये यहाँ पे हो गया एक बर्ड का एग्जाम्पल हो गया। नाउ हम इस पे चलते हैं, इट इज़ द होप, और वो उम्मीद ही है, होप ही है, दैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड क्या होती है, कली होती है, फूल की कली, वो ब्लॉसम होती है, खिलती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो क्या उम्मीद करती है कि मैं डाली पे रहूँगी और मैं खिलूँगी, और मैं खिलूँगी और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाऊँगी। अगर उसको ये पता चल जाए कि आपको कोई तोड़ने वाला है तो वो खिलेगी ही नहीं, तो क्या वो बंद करती खिलना? नहीं, वो रोज़ खिलती है ना। अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हो और आपको पता है, सपोज किसी फ्यूचर फॉर्च्यूनर टेलर ने आपको बता दिया कि आज भाई आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आप क्या करोगे? आप सोचो, आप कहोगे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कली को भी पता है कि मैं खिलूंगी तो किसी की नज़र पड़ेगी, कोई मुझे तोड़ देगा तो वो खिलेगी नहीं, लेकिन वो खिलती है। किस उम्मीद में? कि कोई मुझे तोड़ेगा नहीं, मैं इसी तरह से खिलूंगी। और लोग तोड़ते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच जाती है, तो वो अपनी होप को नहीं छोड़ती, खिलना बंद नहीं करती। एक्सीडेंट, हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त हम गिर जाते हैं, तो क्या हम उस सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ देते? नहीं छोड़ते, हम उम्मीद करते हैं अगली बार हम नहीं गिरेंगे। सो इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक कली को खिलना सिखाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो के डाली पे ठहरती है और खिलती है। ये हो गया सेकंड। अब तीसरा, अक्सर आपने बसंत ऋतु देखी होगी, क्या होता है उस समय? पतझड़ होता है, वृक्ष अपने सारे पत्ते गिरा देता है। किस उम्मीद में? कि नए पत्ते आएंगे। अब सोचो कभी पत्ते नहीं आए तो वो तो सूखा डंठल बन के रह जाएगा वो। तो वो उम्मीद ही है जो उसको ये विश्वास दिलाती कि मैं आज पत्तियां गिराऊंगा तो नई पत्तियां आएगी। ट्री लूज देयर लीव्स विद अ होप, एक आशा के साथ वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, कि वो लद जाएगी वापस, विथ ग्रीन ह्यूज, पूरा हरियाली से ढक जाएगी, हरी पत्तियों से आच्छादित हो जाएगी। सो ये 3 एग्जाम्पल थे जो आपको बताए इसमें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट लाइन्स है, अगेन दीज आर सम फिलोसॉफिकल लाइन्स, सीरियस लाइन्स। तो मैं इसको 4th पार्ट में पढ़ाऊँगा और लास्ट पार्ट होगा हमारा इसका क्वेश्चन आंसर का। सो अगेन आज जो हमने पढ़ा वापस बता देते हैं। आज हमने एक बर्ड का एग्जांपल देखा जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाता है, लेकिन खाना नहीं मिलता तो मटेरियल लेकर के आता है। फिर हमने एक कली का उदाहरण देखा कि वो कली खिलती है, और कली क्या करती है? खिलती है और टहनी पे रहती है, भले ही उसको कोई तोड़ क्यों न दे, या चाहे उसको देखे कोई क्यों न देखे, लेकिन वो खिलती है। तीसरा एग्जाम्पल हमने एक पेड़ का देखा जो अपने पत्ते गिरा देता है इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे पास पत्ते वापस आएंगे। तीनों एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद करना, इसके नोट्स बनाना। अगले पार्ट में हम ये जो लास्ट जो फिलोसॉफिकल लाइन्स है, थोड़ा डीप मीनिंग की लाइन्स है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, टिल देन अगेन रिवाइज द पोएम। थैंक यू। Good morning, student. This is the lesson commercial bank and this is part number 2. हमने पहले भाग में इसके कुछ कार्य देखे थे व्यापारिक बैंक के। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है व्यापारिक बैंक। हिंदी मीडियम वाले आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम इंग्लिश में ही ज्यादा बोल रहे हैं। ये आपको आदत तो डालनी ही पड़ेगी हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश में भी इनके नाम पता होने जरूरी है। जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं सबसे पहले पार्ट बताती हूँ तो आपको पहले लेसन खोल देना है। लेसन खोल के जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ उनके नीचे आप टिक करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ कि हाँ ये पढ़ा रहे, तो उसका मतलब क्या है वो समझ लो, है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है। और जब सारे वीडियो खत्म हो जाए, मतलब एक दिन का आप देख लो, उसके बाद वापस उसको जाके देखो कि क्या क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो चौथा कार्य है अपना एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब है कि एक एजेंट के रूप में भी कमर्शियल बैंक कार्य करता है। एजेंट के रूप में कैसे करता है? जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं
बैंक में जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो हम उनकी सलाह भी लेते हैं बैंक वालों की कि आगे कैसे करना है, या लोन कैसे मिलेगा, या जो भी हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या जो भी जानकारी लेनी है या सलाह लेनी, वो सब हमें बैंक देता है। इसलिए बैंक एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि हम अपने बिल, जैसे कि फोन के बिल भी हम अपने अकाउंट में से भरते हैं। जैसे मैंने बहुत बार पे किए हुए हैं हमारे लैंडलाइन के बिल मुंबई में, कि उस बिल का जो मेन जो एक नीचे एक स्लिप होती है उसको पूरा कट करके और चेक के साथ अटैच कर देते थे। फिर वो पापा का चेक भर के पापा के साइन करवा के मैं खुद जाती थी। और जो BSNL का, जैसे यहाँ BSNL होता है, मुंबई में MTNL होता है, तो MTNL का जो ऑफिस होता था जहाँ पे बिल भरा जाता है उसका एक ड्रॉप बॉक्स होता था। या तो आप लाइन में खड़े रहो और बिल पे कर दो, मतलब वो जमा करवा दो, या फिर एक ड्रॉप बॉक्स है, अगर जैसे टाइम होने वाला है लंच का और आपने देखा लाइन बहुत लंबी है, आपका नंबर आने वाला नहीं है, या आपको बहुत जल्दी, तो उस ड्रॉप बॉक्स में डालो, वो पूरे दिन का उसमें से कलेक्ट कर लेते हैं और उसे क्लियर कर देते हैं। तो बैंक ही क्लियर करता है ना हमारे पेमेंट्स, हम जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं बैंक उसे क्लियर करता है, भले हम ऑनलाइन करें या भले चेक से करें, ठीक है। तो बैंक वैसे उस तरह से भी एजेंट का काम करता है। अब चेक भी देते हैं हम, जैसे बैरर चेक। बैरर चेक का मतलब क्या होता है? बैरर चेक का मतलब ये होता है उसमें हम अमाउंट नहीं लिखते, मतलब एक जो चेक होता है ना, चेक आप लोगों ने देखा हो तो उसमें एक जगह अमाउंट लिखा होता है ना, सामने लाइन होती है, तो वहाँ अमाउंट हम नहीं लिखते, खाली नेम लिख देते हैं और यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर अमाउंट लिखा हुआ नहीं तो सामने वाला कितना भी अमाउंट लिख सकता है, उसे बोलते हैं बैरर चेक, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है अमाउंट लिख देते, नाम नहीं लिखते, भाई तुम्हें जिस भी अकाउंट में डालना है उसमें डाल देना, सामने वाले को दे देते, ठीक है, वो डाल देना, तो वो भी बैरर चेक होता है। दूसरा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि जहां पे क्रॉस किया होता है, क्रॉस का मतलब होता है अकाउंट पेड, जिस नाम से आप चेक दे रहे हो और जितने अमाउंट का दे रहे हो उसी नाम वाले के अकाउंट में जाएगा और उतना पैसा ही जाएगा, ठीक है, आपने लिखा होगा, इसे क्रॉस चेक। तो इस तरह से कुछ चेक्स भी होते हैं। आप लोगों को, अब आप लोग 12th में आ चुके हो, तो जब भी बैंक के कुछ भी काम होते हैं, ये मेरी सलाह है, बैंक के जो भी काम होते हैं, आपके पेरेंट्स जब बैंक जाते हैं, पापा स्पेशली बैंक जाते हैं, तो आपको साथ में बैंक जाना है और उसका जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे विड्रॉल है, डिपॉजिट्स है, ठीक है, ये सारी चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो ये जो अकाउंट्स है ये जल्दी समझ में आएंगे और ये सारे लेसन जल्दी एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अपन टैली सीखते हैं, टैली अकाउंटिंग क्यों सीखते हैं? क्योंकि अपना जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो प्रैक्टिकल हो जाता है। वैसे ही आपको बैंक में जाके भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, जिससे अच्छे से समझ में आए। नाउ अदर सर्विसेज, दूसरे जो कार्य हैं कुछ इस तरह से। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग 24 आवर्स 7 डेज 24 आवर्स चालू है। मतलब जब भी आपको जो भी पेमेंट्स करने हैं, जो भी परचेजेस करने हैं, वो आप अपने अकाउंट के थ्रू मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे जाके विजिट करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगी वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन, नकद विहीन लेन देन वाले लेसन में पढ़ा था, तो आप ऑनलाइन कर देते हो तो घर बैठे आपको वो सुविधा मिल जाती है। तो ये ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं या पेमेंट्स करते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग में ही आता है। इसी में एक और फैसिलिटी है एटीएम फैसिलिटी। एटीएम फैसिलिटी से आप वेल नोन होंगे, एटीएम कैसे यूज करना है। तो एटीएम फैसिलिटी भी ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हमें बैंक में विजिट नहीं करना पड़ता, बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता। हम एटीएम जाते हैं, हाँ एटीएम में भी लाइन होती है, लेकिन वहां पे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। वहां पे कोई आवर्स फिक्स नहीं होती, एटीएम भी पूरे टाइम चालू रहता है ना, 24 आवर्स वहां पे सर्विस होती है।
तो हमें बैंक में तो वर्किंग आवर्स देख के जाना पड़ता है, कहीं लंच आवर ना हो या बैंक खत्म ना हो रहा हो, बैंकिंग आवर्स खत्म नहीं हो रहे हो, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो एटीएम में हमें ध्यान नहीं रखना होता, तो ये भी एक सर्विस है। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल से जो हम बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ये था कि आप लैपटॉप से करो या मोबाइल से करो, जिससे भी करो, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में तो आपको पता ही है, जैसे कुछ एप्स होते हैं, पेटीएम्स है और इस तरह के जो एप्स है, उन एप्स के थ्रू आप मोबाइल से भी बैंकिंग कर सकते हैं। देन फोर्थ है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी ये ऐसी फैसिलिटी है जो सिर्फ हमारी मनी ही वहां पे हम नहीं रख सकते, बल्कि कुछ ऑर्नामेंट्स हैं या जो भी हमारे ऐसे कागजात हैं जो आपको सेव करके रखने हैं, घर पे भी हम नहीं रख सकते, या जो बहुत प्रीशियस चीजें होती हैं वो हम बैंक लॉकर में रख सकते हैं। तो ये बैंक लॉकर्स मिलते कैसे हैं? बैंक लॉकर्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तीनों के लिए हमें अलग अलग एफडीज करानी होती है। जैसे लार्ज है तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट की एफडी चाहिए, स्मॉल है तो उसके लिए और अलग अमाउंट की, मीडियम के लिए अलग अमाउंट की। अब ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल क्या है? तो ये साइजेस है लॉकर की। लार्ज होगा तो वो लॉकर कभी ऐसे चौड़ाई में नहीं होती, लंबाई में होती, तो वो लार्ज होगा तो वो वैसे लंबा होगा, स्मॉल होगा तो वो थोड़ा छोटा होगा। सबकी अलग अलग साइज होती है, मतलब उतनी चीजें हम वहां पे रख सकते हैं। अब डिपॉजिट के रूप में ही वो एफडी करवाई जाती है। जब हम वो लॉकर सरेंडर करेंगे बैंक को, तब जो हमारा डिपॉजिट है, वो जो हमने एफडी करवाई है, वो ब्याज समेत हमें मिल जाएगी। तो ये होती है लॉकर फैसिलिटी, जिसका बहुत से लोग उपयोग करते हैं। सबके घर में एक एक लॉकर तो लिया हुआ ही होता है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब भी आप लोग वेल नोन हो। क्रेडिट कार्ड जो है वो हम स्वैप भी कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी पैसे निकाले जा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। पहले भी मैंने बताया था, लास्ट जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने बताया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब मनी बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, जो भी पैसा है उसको उगाना। उगाना मतलब कोई वो खेतों में नहीं उगेगा, उसे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, लोगों को लोन देना है और उनसे जो इंटरेस्ट लेंगे वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं अकाउंट होल्डर्स को, इससे ज्यादा होगा। और इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में का जो गैप होगा वही बैंक का रियल इनकम होगा, और इसी तरह से बैंक इनकम करता है। तभी तो वो सैलरी दे पाता है एम्प्लॉयज को। बैंक में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कितनी सारी सुविधाएं होती हैं, उन सबके लिए भी उसे पे करना होता है, तो इसी तरह से वो कमाता है। क्रेडिट क्रिएशन के बिना कोई भी बैंक चलाना मुश्किल है, क्योंकि एक व्यापारिक बैंक जो है उसका मेन पर्पस यही है कि क्रेडिट क्रिएशन बराबर होना चाहिए। अब हम यही पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे बाय इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई जो होता है वो पैसे इशू करता है, रुपीज इशू करता है। सिक्के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो छोटे सिक्के होते हैं, बहुत बड़े सिक्के नहीं होते। जैसे 10 रुपीज के और ये सिक्के, ऐसे सिक्के जो होते हैं वो आरबीआई ही इशू करती है। हमने हमेशा देखा है अकाउंट्स में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती है। तो आरबीआई जब नोट्स और सिक्के वगैरह इशू करती है तो वो उसकी लायबिलिटी होती है, उसके बदले में उसे एक एसेट भी चाहिए उसी के अमाउंट का, तभी उसके अकाउंट्स में लायबिलिटी और एसेट बराबर है। नहीं तो आरबीआई बैठे नोट छाप देगी तो इंडिया तो बहुत अमीर बन जाएगा, ऐसे नहीं छाप सकती। उसको उसी के अमाउंट में एसेट मिलना चाहिए। जैसे मैं आरबीआई हूँ, मुझे मार्केट में 1 लाख रुपीज फैलाना, ठीक है, 1 लाख रुपीज मैंने छापे, जिस भी नोट के रूप में छापे, 2000 या 1000 या 500 जैसे। अब मुझे 1 लाख रुपीज का एसेट परचेज करना हो, किसी से भी मैं परचेज करूंगी, जो भी एसेट है, मतलब 1 लाख या जितने का भी करना है वो, जैसे सोना खरीद लिया, ठीक है, उस सोने का ऐसे नहीं हार पहने का आरबीआई, वो नहीं, वो लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि सोना ले लिया जो प्योर गोल्ड होता है, उसे सेव करके रख लिया, सोने का भाव तो बढ़ता ही है ना, जब बढ़ेगा तब
आरबीआई को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उसे बेच के और कमा सकता है। पर आरबीआई जिससे खरीद रहा है उसको वो 1 लाख रुपीज देगा। अब यहाँ आरबीआई के पास एसेट भी आ गया और लायबिलिटी भी आ गई। लायबिलिटी 1 लाख थी तो एसेट भी 1 लाख हो गया, तो उसका जो अकाउंट है वो टैली हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे नहीं कि वो छापता रहेगा, ठीक है। जितना पैसा देश में होता है उतने ही नोट छापे जा सकते हैं, जितना आरबीआई के पास भी एसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई तो ऐसे इशू करती है करेंसी, लेकिन कमर्शियल बैंक करेंसी कभी इशू नहीं करती, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा है क्रेडिट क्रिएशन बाय डिराइव्ड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक डिराइव्ड डिपॉजिट करती है। डिराइव्ड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट्स को डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करती रहती है, बदलती रहती है या ट्रांसफर करती रहती है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे समझना पड़ेगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, पर हम लोग इसे देख के ही घबरा जाते हैं कि क्या है। वो हम आगे देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं और डिराइव्ड डिपॉजिट, ये 2 डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो जो पहली बार डिपॉजिट किया गया, जैसे कि मेरे पास है कस्टमर ए, उसने डिपॉजिट किए 10,000, वो है प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। उसमें से 20% मैंने एज ए गारंटी, एज ए एश्योरेंस रखा। 20% मतलब कितना हो गया? 2,000। बाकी के जो 8,000 है, मतलब 80% जो है उसका, वो मैं किसी और को लोन के रूप में दे सकती हूँ। जब मैं उस किसी और को लोन के रूप में दूंगी तो वो डिराइव्ड डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिराइव्ड डिपॉजिट, क्योंकि वो मेन डिपॉजिट नहीं है, प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है। वो पैसा ऑलरेडी बैंक में था, पर मैंने किसी और को दिया, मतलब किसी और के अकाउंट में डाला, तो वो हो गया डिराइव्ड डिपॉजिट। वो वहां से डिराइव हुआ है, ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में डिराइव हुआ है। लोन दिया है मतलब मैंने उसे, और फिर मैं बी से जब वापस पैसे लूंगी, कलेक्ट तो करूंगी, मेरा जो भी अमाउंट है ना ईएमआई के थ्रू या जैसे भी जिस भी हिसाब से उसका पेमेंट है, और उसके साथ साथ अच्छा क्या खासा ब्याज भी होगा, वो ब्याज ही मेरी इनकम होगी। उस ब्याज में से भी ए को भी मुझे कुछ ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पैसे इतने टाइम पड़े हुए हैं अकाउंट में, उसे तो यही बताना है, तो उसे भी उसी में से मिलेगा। तो ए को जो मैं ब्याज देने वाली हूँ वो कम होगा किससे? जो मैं बी से ब्याज लेने वाली हूँ, और इन दोनों ब्याज के बीच में का जो डिफरेंस होगा वही होगा कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट, मतलब इनकम। एक तरह से इस तरह से जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादातर कमाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोन ही दे कमाने के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है 20% सेव कर लिया, बाकी का जो 80% है उसको किसी स्कीम में लगा दिया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, या कुछ भी ऐसे उनमें पक्का इंश्योरेंस ऐसे होता है कि मतलब श्योर होते हैं कि इसमें हमें बेनिफिट मिलने ही वाला है, ऐसी चीज में वो पैसे लगा देते हैं और वहां से कमाते हैं, क्योंकि बैंक को ज्यादा से ज्यादा कमाना है। ये कमर्शियल बैंक है जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए कमर्शियल बैंक कैसे भी प्रॉफिट कमाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप सो आज का समझ में आ गया। के तीसरे प्रकार के बारे में, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जिसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ऐच्छिक साझेदारी, यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। Partnership at will. If all the partner wish to continue the business even after the expiry of the fixed term, the partnership becomes partnership at will. जब निश्चितकालीन साझेदारी एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद भी अगर व्यवसाय चालू रखते हैं तो उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में समझते हैं कि ऐसी साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा पर चलती है उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। विशेष साझेदारी यानी कि किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए स्थापित साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। उद्देश्य के पूर्ण होने पर ऐसी साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप
partnership established for a particular purpose or particular work. Special partnership is called. On completion of the purpose, such partnership ends automatically. ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए की जाती है विशेष साझेदारी कहलाती है। जैसे सड़क का निर्माण करवाना, पुल का निर्माण करवाना, भवन का निर्माण करवाना, यानी कि जब ये काम पूरे हो जाते हैं तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। अब पढ़ते हैं साझेदारी का चौथा प्रकार, वैधता के अनुसार साझेदारी यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। वैधता के अनुसार साझेदारों को भी दो भागों में बांट रखा है, यानी कि सभी साझेदारों के जो प्रकार है वो सभी दो दो भागों में बटे हुए हैं। तो चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैधता के अनुसार साझेदारी दो भागों में बांटी हुई है। पहली वैध साझेदारी, दूसरी अवैध साझेदारी, यानी कि लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। वैध साझेदारी देश के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थापित साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। Legal partnership established under rules and regulation of the country. यानी कि वे पार्टनरशिप जो कानून को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जिनकी स्थापना कानून के अंतर्गत की जाती है, वैध साझेदारियां कहलाती है। अवैध साझेदारी यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। निम्न दशाओं में एक साझेदारी अवैध कहलाती है। नंबर 1, जब साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो। दूसरा, जब साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाए व अधिकतम संख्या 50 से अधिक हो जाए। तीसरा, जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। चौथा, जब किसी शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बना दिया जाए। Illegal partnership which is not according to rules and regulation of the country. Under the following circumstances, partnership is deemed illegal. First, when partnership is established for illegal purpose. Second, when number of partners is less than 2 or more than 50. Third, when the business of the firm is against public policy or international policy. Fourth, when a person of an allied nation is admitted as a partner in a firm. चलिए सिंपल से शब्दों में समझते हैं इसे कि ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना प्रचलित कानून नियमों के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं, यानी अवैध साझेदारी कहलाती है। जैसे पहला, जिसका उद्देश्य ही गैर कानूनी हो, यानी कि ऐसी साझेदारी जिसका उद्देश्य गैर कानूनी हो तो वो अवैध साझेदारी हो जाती है। दूसरा आता है सदस्य संख्या के आधार पर। अगर साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 से भी कम हो जाती है और अधिकतम 50 से अधिक हो जाती है, यानी कि 2 से कम हो जाए 50 से अधिक हो जाए, तब भी वह साझेदारी अवैध साझेदारी हो जाती है। तीसरा, जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति के विरुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध अगर कार्य करता है तब भी वह अवैध कहलाता है। और चौथा, जब किसी शत्रु राष्ट्र का नागरिक अपने यहाँ आकर अगर साझेदारी कर लेता है तो साझेदारी अवैध हो जाती है। तो ये था दोस्तों आज हमारा टॉपिक साझेदारी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हम पढ़ेंगे साझेदारों की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप।
साझेदारी की सबसे पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर देन 2 पर्सन। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। 2 or more than 2 persons. There must be at least 2 persons to form a partnership and all such persons to be competent to contract. The government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014. जी हाँ, साझेदारी करने के लिए न्यूनतम 2 लोग जरूरी हैं। उसके बाद उन लोगों के अंदर अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब है अवयस्क नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अवयस्क का मतलब होता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। दूसरा, पागल का मतलब जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो। और कानून द्वारा अयोग्य घोषित का मतलब है जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी या दिवालिया घोषित कर रखा है या जिस पर विचाराधीन केस चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को साझेदार नहीं बनाया जाता। इंपॉर्टेंट बात, साझेदारी में न्यूनतम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन अधिकतम कितनी संख्या होगी इसके बारे में साझेदारी में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। लेकिन कंपनी विविध नियम का नियम 10 ये कहता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। जी हाँ, 50 से अधिक व्यक्ति साझेदारी में नहीं हो सकते। साझेदारी की दूसरी विशेषता है साझेदारों के मध्य अनुबंध होना। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। साझेदारों का जन्म समझौते के द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। Agreement among partners. Partnership comes into existence by an agreement. According to Section 5 of Indian Contract Act, partnership arises from contract and not from status. Where there is no agreement, there cannot be a partnership. जी हाँ, साझेदारों के मध्य दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उनके मध्य अनुबंध का होना भी है। अनुबंध लिखित हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए लिखित अनुबंध मान्य रहता है। केवल 2 लोगों के मिलकर कारोबार करने से वे साझेदार नहीं होते, उनके बीच में ठहराव होना जरूरी है। साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव या उत्तराधिकार के प्रभाव से भी नहीं होता, वह तो केवल ठहराव से यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। साझेदारी की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लाभों का विभाजन यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। किसी भी साझेदारी फर्म का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना व उसे साझेदारों के मध्य बांटना होता है। साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। जैसे अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। लेकिन विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाता है। Sharing of profits. The object of partnership must be to make profit. Profit must be distributed among the partners in an agreed ratio. जी हाँ, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभों को साझेदारों के मध्य बांटना है। अब यह किस अनुपात में बांटा जाएगा ये तो एग्रीमेंट में लिखा होगा, उसी अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो साझेदारों के मध्य लाभ या हानि बराबर में बांटी जाएगी। साझेदारी की चौथी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यवसाय का होना, कैरिंग ऑन अ बिजनेस। साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए। व्यवसाय शब्द में प्रत्येक व्यापार, धंधा व पेशा, ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन शामिल है। Carrying on a business. A partnership is formed to do a lawful business. Business includes every trade, vocation and profession. साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होता है। अब वैध व्यवसाय से मतलब कि जो कानून की दृष्टि से सही हो। यदि किसी संस्था का गठन धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, सामूहिक कार्यों के लिए अगर किया जाता है तो उसे हम साझेदारी नहीं कहते हैं।
5वीं साझेदारी की विशेषता है कि व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। The partnership business must be carried on by all or any of them acting for all. Every partner, while carrying on the business of the firm, stand in the position of an agent as well as principal. व्यवसाय के संचालन सभी साझेदारों की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है। इसके लिए सभी साझेदारों का उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं, वो माल खरीद कर बेचते हैं। तो माल खरीदते सपोज दिल्ली से खरीदते हैं और उदयपुर में बेचने का काम करते हैं। तो X रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं दिल्ली से माल खरीद के लाऊंगा, Y रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट का काम संभालूंगा, और Z रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि माल को मैं डिलीवर करूंगा, सप्लाई करूंगा। अगर तीनों मिलकर के दिल्ली में माल लेने चले जाए तो इधर पीछे कौन संभालेगा? इसलिए तीनों अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। अगर व्यवसाय में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे, और लॉस हो गया तो इसके लिए किसी एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। रेस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि हर एक पार्टनर अपने आप में एक एजेंट भी है और ऑनर भी है, यानी अभिकर्ता भी है और स्वामी भी है। 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक से अधिनियम यानी एक्ट। साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है। Act, business partnership is governed by the Indian Partnership Act 1932. जी हाँ, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत काम करता है। जैसे कि धारा 4 में हमने परिभाषा भी देख चुके हैं। पार्टनरशिप की 7th कैरेक्टरिस्टिक से असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। Unlimited liability. The liability of a partner for act of the firm is unlimited. All the partners are liable jointly and severally to third party for all the acts of the firm. यदि भविष्य में फर्म के अंदर कोई भी दायित्व उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो उसके रेस्पॉन्सिबल सभी पार्टनर रहेंगे। तो चाहे उसका पेमेंट वो कलेक्टिवली रूप से करे या इंडिविजुअली रूप से करे, पर करना तो उन सभी को है। अब साझेदारी की अंतिम और 8वीं महत्वपूर्ण विशेषता पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। No separate existence. A partnership firm is not a separate legal entity from its partners. 11th में हमने पढ़ा था व्यवसाय और उसका मालिक दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, यानी कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में पढ़ने मिल रहा है कि साझेदारी और साझेदारों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर जो रूल साझेदारी फर्म पर लागू होंगे वही प्रत्येक साझेदार पर भी लागू होंगे, यानी कि फर्म जितनी रेस्पॉन्सिबल होगी उतने ही रेस्पॉन्सिबल समस्त साझेदार यानी सभी साझेदार होंगे। दोस्तों, ये थी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि 8 साझेदारी की विशेषता है। अब हम इस पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।